वो 11 अगस्त की खौफनाक रात थी जब एक पोस्ट के नाम पर दंगा कंपनी बेंगलुरु की सड़कों पर उतर आई थी। मजहबी नारे लगाए गए। बेंगलुरु के केजी हल्ली पुलिस थाने के बाहर एसडीपीआई नेताओं ने दंगा फसाद मचाया। पुलिस वालों को जान से मारने तक की कोशिशें हुई, मगर खुद को सेक्युलर कहने वाले खेमे ने एसडीपीआई और पीएफआई की हरकतों पर मानो आंखें मूंद ली। दंगे वाली रात दंगाइयों ने कांग्रेस विधायक ए श्रीनिवास मूर्ति के घर को आग के हवाले ही नहीं किया, बल्कि लूटपाट भी मचाई, जिसके बाद कांग्रेस विधायक ने अपने घर में हुई चोरी की एफआईआर दर्ज तो कराई, लेकिन एफआईआर में ना तो किसी संगठन का नाम लिया और ना ही किसी आरोपी का नाम, जबकि एफआईआर में 3 करोड़ के नुकसान का जिक्र भी किया। अब बीजेपी सवाल दाग रही है कि एसडीपीआई और पीएफआई का नाम नहीं लेने के पीछे कांग्रेस विधायक पर हाईकमान का दबाव है। Undoubtedly, it is a pressure from the Congress leadership has forced Mr. Akhanda Srinivas Murthy to not to name any organization or individual. बेंगलुरु में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी नवीन की गिरफ्तारी तो उसी दिन हो गई थी जब पोस्ट वायरल हुआ। इधर बेंगलुरु हिंसा की आंच के बीच भगवान के अपमान करने वाले अकरम हुसैन जैसे लोगों पर एक्शन की मांग तेज होने लगी। सोशल मीडिया पर इन्हीं सवालों की बाढ़ आ गई। दरअसल विवादित कलाकार अकरम हुसैन ने साल 2015 में श्री कृष्ण पर इतनी आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। सोशल मीडिया पर अकरम हुसैन की गिरफ्तारी की मांग तेज होने लगी तो 2015 वाले विवादित पेंटिंग मामले में गुवाहाटी पुलिस का ताजा बयान भी सामने आया। केस नंबर 127/15 और इस कनेक्शन में अकरम हुसैन जो व्यक्ति का नाम चल रहा है उन्हें उस वक्त अरेस्ट किया गया था। मगर ये कोई पहला मामला नहीं है। हिंदू धर्म और देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों की लंबी फहरिस्त है। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों सेकुलर गैंग दोहरा रवैया अपनाता है, मनाता है, आंख मूंद लेते हैं, जब एजेंडा चलाना होता है तो खुलकर मैदान में आ जाते हैं। तो आज देश की बहस में हमारा बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। विचारधारा के नाम पर देश विरोधी बातें करने लगता है सेक्युलर गैंग। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एसडीपीआई और पीएफआई ने वहां पर बेंगलुरु में हिंसा की और इस हिंसा के दौरान धार्मिक नारे लगाए गए, बकायदा कहा गया। लेकिन जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं वो इसको कहने में हिचक हिंसा कौन से ग्रुप की है, ऐसा तो इसी पर आज हमारी बहस होगी। इसलिए हमने सवाल रखा है। आप तमाम ऑप्शंस देख रहे हैं, इससे आप हमें वोट कर सकते हैं। आप जरूर हमें वोट कर देंगे कि इस मुद्दे पर आज देश की राय क्या है, देश क्या कहता है। जो सेक्युलर गैंग देश विरोधी बातें करने पर खड़ा हो जाता है। कई सारे सवाल आज उठ रहे हैं, चाहे वो बेंगलुरु को लेकर हो, चाहे वो आमिर खान को लेकर हो, जिन्होंने ये कहा था कि उनको इस देश में डर लगता है। लेकिन टर्की जो भारत विरोधी है, जो 375 पर कश्मीर के बारे में भारत के विरोधी बातें करता है, के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलने में उन्हें किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं होता। ऐसे ही कई सवाल सोशल मीडिया को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। उन तमाम मुद्दों पर भी बात होगी। और मेरे साथ इस वक्त 2 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और दूसरी तरफ मेरे साथ उदित राज जी हैं, दलित चिंतक, विचारक है, जाने माने, और साथ ही साथ लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब उनका मोह भंग हो चुका है और वो कांग्रेस के सदस्य हैं। सबसे पहले उदित राज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि आपके विधायक ने शिकायत तो कर दी कि 3 करोड़ की चोरी हो गई उनके घर से, यानी एसडीपीआई और पीएफआई के जो लोग धार्मिक नारे लगा रहे थे, मजहबी नारे लगा रहे थे, और मजहबी नारे लगाते लगाते उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट पर विधायक के घर को फूंक दिया, 2 थानों को फूंक दिया। लेकिन आपके विधायक वो कहने से डर रहे हैं। हाईकमान का दबाव है, दलित चिंतक है वो, दलित विधायक है वो, क्या हाईकमान का दबाव है कि पीएफआई और एसडीपीआई जैसे मुस्लिम संगठनों का जिक्र ना किया जाए? उदित राज जी। दीपक जी, थैंक यू। लेकिन दीपक जी, आपने पहले ही मन बना लिया है कि सेकुलर पार्टी चुप है, यानी आप तो एंकर है ना,
तो आप अपनी ओपिनियन पहले बना दिया, फिर भी आपको मैं जवाब दूंगा इस पर। और आमिर खान का नाम लिया तो केवल उन्होंने ही नहीं कहा था, तमाम ऐसे हैं हिंदू भी कह चुके हैं। डर लगता है यहाँ पर, बहुत सारी फीमेल भी कह चुकी हैं डर लगता है। और सेलेक्टिवली आपने आमिर खान को ही नाम लिया मुस्लिम को टारगेट करते हो। अगर मुस्लिम ही कहे होते और हिंदू न कहे होते तब मैं मानता उसकी बात है। सरकार बीजेपी की है वहां पर, और एमएलए ने एफआईआर दर्ज किया। एक होता है जो यानी बेनामी एफआईआर ही होता है, हर जगह होता है। नॉर्थ ईस्ट में भी यही हुआ, नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली में है हर जगह। अब एमएलए ने एफआईआर दर्ज कर दिया है। पुलिस का काम है आइडेंटिफाई करना, और जब इतनी बड़ी माप थी तो एक पता लगा करके ही तो किया जा सकता है। फिर पुलिस क्या करती है वहां पर, एडवोकेट जी क्या कर रहे हैं, अब दूसरी बात है कांग्रेस से कोई दबाव नहीं है। तीसरी बात है, चाहे एसडीपीआई के सपोर्टर हो, चाहे कांग्रेस के सपोर्टर, चाहे अपना फ्रंट का, जो भी गिल्टी है उसको पनिश किया जाना चाहिए। मेरे पार्टी का पक्ष है। और ये आप सेकुलरों को बार बार को गाली देना, ये एकदम धार्मिक उन्माद, वोट बैंक बनाने की चल चुकी है, रवायत चुकी है, ऐसा है नहीं। ठीक है, आपको लगता है कि ये रवायत हो चुकी है कि किसी को गाली शब्द का इस्तेमाल किया? मैंने गाली नहीं दी, मैंने देश से सिर्फ एक सवाल पर उनकी राय जाननी चाहिए और मैंने उसके लॉजिकल रीजन दिए। उदित राज जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, बेंगलोर का मसला हो, चाहे आमिर खान का मसला हो, चाहे आसन की पेंटिंग का मसला हो, एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए सेक्युलर गैंग उनका नाम क्यों नहीं लेता? एमएलए ने को वहां पर गिरफ्तार किया गया है, उनका नाम नहीं ले रहे। देखिए, ये तो भारत का एक स्थापित सत्य है दीपक जी। मैं बचपन में, मुझे याद है, अखबार में जानते क्या लिखा होता था? जब सांप्रदायिक दंगे होते तो कहा जाता था एक समुदाय के जुलूस पर दूसरे समुदाय के धर्म स्थल से पथराव किया गया, और तब ये समझाया जाता था समुदाय का नाम नहीं लेना है क्योंकि इससे नफरत बैठती। और उसके अखबार में लिखा होता था कि इतने यादवों ने इतने दलितों की हत्या कर दी, वहां पे नाम जोर जोर से लेना है। तो ये एक भारत के इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट का सोचा समझा षड्यंत्र था कि जातिगत वैमनस्य बढ़ाना है, चाहे वो नहीं भी उतना हो तो उसको कितना बढ़ा के दिखाना है, और जो धार्मिक उन्माद, वैश्विक आतंकवाद तो करके दिखाना है, और उसका नाम लेने से डरना है। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि बेंगलोर की एक घटना जौनपुर में 6 दलितों के घरों पे सारा आगजनी हुई, जला दिए गए, किसी को नजर नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आता है कि ये सब लोग दलितों के हितों के प्रति आंख क्यों मूंद लेते हैं, जैसे एक समुदाय का वोट बैंक नजर आने लगा। मेरा इसलिए कहना है कि ये जो भी मामला है, मैं एक बात और कह दूं दीपक, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, जो माइनॉरिटी की बात की जाती, कौन माइनॉरिटी और माइनॉरिटी की क्या स्थिति है? मैं एक बार पुनः रिपीट कर देना चाहता हूं, मैं पहले भी कई बार कह चुका। इस देश में सबसे अधिक एजुकेटेड कम्युनिटी कौन है? पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी, जोरोस्ट्रियन। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी, समृद्ध समुदाय कौन है? जैन, 1% की माइनॉरिटी। सबसे इंटरप्रेन्योर कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी। सबको आगे बढ़ने के तमाम अवसर मिल रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ रहे हैं, धन कमा रहे हैं, अच्छे ढंग से आगे आ रहे हैं, और जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है, सारी समस्या उसी को, और सब लोग उसके कट्टरवादी तत्वों को समर्थन देने में लगे रहते हैं, और ये सब लोग मुसलमानों का भी हित नहीं कर रहे। मैं पुनः एक बात कह रहा हूं, ये जितने भी लोग मुस्लिमों के अलंबरदार बनते हैं, आप बताइए इसमें से कोई कभी आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम के घर जाता हुआ मिला हो? कभी मीर अब्दुल हमीद की शहादत के 50वीं वर्षगांठ पे गया? कभी आप पूछिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी 1947, उनके घर पे गया? सब आतंकवादियों के घर पे जाते। इनको डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत का बेटा नजर नहीं आता है, जाकिर में शांति का मसीहा नजर आता है। समस्या ये है दीपक जी, और कोई नहीं।
उदित राज जी, मेरा बड़ा सीधा और तीखा सवाल है। आप कह रहे हैं कि हम वैमनस्य इस विचारधारा के साथ वैमनस्य फैलाया जा रहा है, लेकिन हकीकत नहीं है कि उस दिन एमएलए अखंड जी के घर पर जो लोग आग लगा रहे थे वो क्या नारा लगा रहे थे, सबको पता है। और मेरे साथ मेरे प्रोड्यूसर स्क्रीन पर उन नारों को दिखाएंगे जो वहां पर लग रहे थे। ये तो सब कुछ टेलीवाइज हुआ है, ये सब कुछ रिकॉर्डिंग पर है। ये भी रिकॉर्डिंग पर है कि मुजम्मिल पाशा नाम का एसडीपीआई का एक वर्कर और कांग्रेस की एक मुस्लिम पार्षद का पति इस हिंसा के मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं। उसके पति पार्टी की हैसियत क्यों? दीपक जी, जय श्री राम के नारे लगाकर लड़के लड़कियों को पार्कों में मारते भी हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जैसे नारा लगाकर घरों को जलाना शुरू किया है। जय श्री राम के नारा लगा करके बड़े इंसिडेंट बता दीजिए जहां जय श्री राम का नारा लगा के ये कहा किया गया हो पिछले 5 नॉर्थ ईस्ट और जो बुलंदशहर में सचो मारा गया था, क्या नारे लगे थे। और ये जो जितने लिंचिंग हुई है क्या नारे लगे थे। कितना प्रमाण दे दूं? एक नहीं कहो 100 प्रमाण दूं, गारंटी के साथ दे सकता हूं। कई जगहों पर हमला हुआ जय श्री राम के ऊपर, कई जगहों पर। मैं इन्फॉर्म्ड आदमी हूं, मैं जानता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म में गड़बड़ी है। मुस्लिम धर्म में कुछ ऐसे कट्टरपंथी जरूर है जिसको हम सपोर्ट नहीं करते, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी, वही करवा रही थी। वहां पर क्यों नहीं रोका उसने? वहां पर कोई पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित किया, ये घटना होने दिया। बंगलोर जैसे शहर में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस समय पर पहुंच नहीं पाती है, पुलिस एक्शन नहीं ले पाती है। गलती इनकी है। कमलर ये राइटे कराते। अभी ये कह रहे थे हमारे दोस्त सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर हमला करके दलित वर्सेस यादव तो हो जाता है। तो ये परंपरा इन्हीं की है, 50 साल की परंपरा है। दबंगों ने दलित के ऊपर अत्याचार किया। ये परंपरा किसी सेक्टर पार्टी का नहीं है, इन्हीं लोगों की है। तो यही लोग जब वोट लेना होता है तो दलित को हिंदू बना देते हैं। दलितों की समस्या मुसलमानों से है क्या? मुसलमान बलात्कार करते हैं, मुसलमान प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आरक्षण मुसलमान खत्म कर रहे हैं। दलितों की रोटी कौन खाता है? घोड़े पर खिलाफ तो 2014 में आपने ज्वाइन क्यों किया था इसको? इससे क्यों बने थे? सवाल करते हैं, बड़े शुभचिंतक बनते हैं दलितों के। क्या ये सरकार ने दलितों को मार्जिनलाइज करके रख दिया, खत्म कर दिया? जो भी नौकरी मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, अगर ये पार्टी इतनी बुरी थी तो 2014 में इससे सांसद क्यों बने थे आप? क्यों आपने इस पार्टी की सदस्यता को स्वीकारा था? नहीं पता था जनता पार्टी की अगर इतनी ही बुरी है तो ये पार्टी इतनी तस्वीर होगी सब मुसलमानों से खुल के दुश्मनी करते हैं, दलितों से अंदर से नफरत करते हैं, पिछड़ों से अंदर से नफरत करते हैं। ये हमने जाके देख लिया। और मैं गया तो जिस दिन से गया और लास्ट तक मैं इनके खिलाफ ही खड़ा हुआ था। हर साल मैं रैली करता था इनके खिलाफ। ये हमें क्यों दिया वोट? हमने कोई बायोडाटा नहीं दिया था, हमने पूरे देश का वोट दिलवाया था, इन्होंने दिया था। मेरा कोई बायोडाटा जमा नहीं हुआ है, आप जाके पता लगा लीजिए। ये इनकी गर्ज से इन्होंने दिए, इन्होंने किया था। हमारे वोट की लालच थी। ठीक है, मैं इसका जवाब सुधांशु जी से लेता हूँ। सुधांशु जी, उदित राज जी ने देश के दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलवाया था 2014 में। आपकी गरज थी जो आपने इनको पार्टी में लिया था? देखिए 2014 में और उसके बाद से दलित समाज पूरी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आता चला जा रहा। आपने देखा कि बसपा का साथ हो गया। रामविलास पासवान जी भी आए थे, उदित राज जी भी आए थे। याद करिए उस समय वो तमिलनाडु के नेता जो विजय कुमार जी थे वो भी आए थे। तो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हर जगह से दलित समाज साथ में था।
ऋतुराज जी भी साथ में आए थे और आज भी सर्वाधिक दलित सांसद भारतीय जनता पार्टी में है। कई बात इसकी जो अभी ऋतुराज जी ने कहा कि मुसलमान हमसे क्या लिए ले रहे हैं, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, आपको पता है देश में कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया मिलता था, छीन के मुस्लिमों को दे दिया। आपको पता है देश में एक राज्य था जहां दलितों को नौकरी में आरक्षण नहीं था, जम्मू कश्मीर। धारा 370 हटने के बाद अब आरक्षण लागू हुआ, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य थी, आप ही लोग कहते थे। आपको पता है इस देश में आप लोग मनुवाद की बात करते, एक ही राज्य ऐसा था जहां सफाई कर्मचारी का बेटा बेटी सिर्फ सफाई कर्मचारी ही बनेगा, चाहे वो पीएचडी क्यों ना कर ले, वो था कश्मीर। आर्टिकल 35 के चलते हुए उसके लिए। और मैं नहीं समझ पाता हूँ कि बड़े बड़े लोग चंद्रशेखर आजाद रावण खड़े हो जाते हैं आके जामा मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर, उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करते हैं। जोगिंदर नाथ मंडल जी से उनको वो लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए कि क्या हुआ था। और आज भी सीए एनआरसी का विरोध करते हैं, उसमें 80% से अधिक दलित हैं जो वहां से प्रताड़ित करके भगाए गए। पर ये दलितों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अरे वास्तविकता में अगर दलितों के साथ सर्वाधिक खड़ी तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी, चाहे भारत के दलित हो या भारत के बाहर के दलित हो। उन्हें वास्तविक अगर आर्थिक शक्ति देनी, आप बताइए, आपने इससे पहले कभी दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स सुना था 2014 से पहले? अब आने के बाद डॉक्टर अंबेडकर, अब अगर प्रतीकात्मक और सम्मान की बात है, डॉक्टर अंबेडकर ने जिस स्थान पर प्राण छोड़े थे, अलीपुर राज का बंगला अटल जी की सरकार के समय में स्मारक बना, और मोदी जी की सरकार के समय में मुंबई में जहां वो रह के पढ़े और लंदन में जहां वो रह के पढ़े, उसे भारत सरकार ने लेकर स्मारक बनाया। और जो उनकी चैत्य भूमि थी नागपुर की, वो हम लोगों की सरकार के समय में बनी। महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, महू में स्मारक हमारी सरकार मध्य प्रदेश की थी, उस समय बना। और श्री राम जन्मभूमि न्यास में आपने देखा 1989 में भी ईंट उन्होंने रखी थी, और आज भी ट्रस्ट में कामेश्वर चौपाल आए। तो चाहे प्रतीकात्मक हो या मैंने कहा दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरह यथार्थपरक हो, वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि जिस कट्टरपंथ के चलते हुए दलितों पे सर्वाधिक प्रताड़ना हुई पिछले 40-50 नहीं 70-80 सालों में, अखंड भारत से लेके आज तक, उसी के साथ दोस्ती दलितों के साथ सबसे बड़ा घात है। मैं कहना चाहूंगा जो तमाम दलित नेता आज इस देश में कर रहे हैं। दीपक जी, अच्छा दीपक जी, आपकी बात नहीं आई। जो हमारे दोस्त सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। मैं कर्मचारियों अधिकारियों का लीडर रहा हूँ, आज भी हूँ। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो कहा, रिजर्वेशन वहाँ लागू हुआ था बहुत पहले से। 400-500 परिवार थे जो पंजाब से ले गए थे और राजा हरि सिंह के समय में गए थे। वहाँ पर यहाँ के लोगों को, जो बाहर के लोग जाते हैं उनको, मैं जवाब दे रहा हूँ ना जो सुधांशु जी ने बोला, सुधांशु जी से उम्मीद नहीं थी कि फैक्ट को, गलत फैक्ट को पेश करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी अभी कोई शर्त लगा दिया जाए, एक ही वहाँ पहले नहीं था, अब बल्कि शिड्यूल की आवाज वहां से आई। 370 हटने के बाद में अत्याचार जम्मू कश्मीर में बढ़ा। हमारा नेता वहां आके कलसुतरा है, सभी जानते हैं। कहा अब छुआछूत की घटनाएं, डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं थे। रिजर्वेशन ओबीसी के लिए था, भले कम था, SC ST के लिए रिजर्वेशन शुरू से था। वहाँ SRO कहते हैं, सर्विस रूल्स होता। जो सुधांशु जी ने कहा वो गलत कहा। 370 के बाद में वहां पर दलित परेशानी में जात-पात वहां पर घुस गया था, पहले नहीं हुआ। और ये 400-500 वाल्मीकि का मामला हमेशा बार-बार उठाते हैं, सिंबॉलिक उठाते रहते हैं। वहां पर ऐसा हुआ था कि एक परिवार बाहर से ले गए ताकि साफ सफाई के, बाहर से लोगों को नौकरी नहीं बनाया जाता, नौकरी नहीं दी जाती का था, इनके सबसे छोड़ा गया था। तो दूसरी बात है, जहां तक
ये सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि ये दलित लोग मुसलमानों के साथ खड़ा होते हैं, बिल्कुल खड़ा होते हैं, खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप बड़े दुश्मन हैं, मुसलमान दुश्मन नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन आप समाप्त करते हैं, हत्या मर्डर आप करते हैं। यानी कहने का मतलब कि सवर्ण मानसिकता वाला समाज कहता है, इनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ व्यक्तिगत तौर से, छुआछूत मुसलमान नहीं करता है। ऑफिसेस में डिस्क्रिमिनेशन होना या वैकेंसी खा जाना, प्राइवेटाइजेशन करना, रिजर्वेशन समाप्त करने का काम कोई मुसलमान इस देश में शासक है कि कर रहा है? तो जो ये बात कर रहे हैं, राम जन्मभूमि में लड़ाई तो सभी पिछड़ों ने किया, दलितों ने किया, सिंबॉलिक रूप से एक आदमी को रख दिया आमंत्रित में, उमा भारती को भी नहीं बुलाया, कल्याण सिंह जी को भी नहीं बुलाया, विनय कटियार को बैकवर्ड सारे गायब, दलित सारे गायब, लोग सारे गायब, एक विशेष जाति के लोग आमंत्रित में थे और ट्रस्ट में सारे एक ही विशेष जाति के लोग हैं। तो इस तरह से अपने धर्म के अंदर सुधार करें, जब सुधार करेंगे तो मुसलमानों की तरफ झुकाव दलितों का क्यों होगा भाई? आपने इतनी सारी बात कही, लेकिन मैं खुद अयोध्या में मौजूद था और मैंने देखा कि किस तरीके से उमा भारती भी वहां मौजूद थी, किस तरह से कामेश्वर चौपाल भी वहां मौजूद थे, किस तरह से दलित परिवार के अंदर प्रसाद गया। तो हाफ ट्रूथ मत भूलिए। एक सिंबल 85% के लिए एक सिंबलिक बात को आप कह रहे हो, हाईलाइट करते हो, एक सिंबल के बात को हाईलाइट, सारे 150-200 वहां पर आमंत्रित थे, एक दलित आ गया, एक बैकवर्ड आ गया, ये रिप्रेजेंटेशन है? लड़ाई तो सबकी है, और रेडी बांटने हो तो किसी खास जाति के लिए होती है क्या? अच्छा एक बात बताइए, दलित हिंदू है या नहीं है? उदित राज जी ये बता दीजिए, दलित हिंदू है या नहीं है? ये नहीं मानते ना, हिंदू होते तो बेटी का रोटी बेटी का संबंध ये मानते नहीं। ये हिंदू तब मानते जब वोट लेना होता है या मुसलमानों से लड़ता है, बाकी ये अछूत हैं। हिंदू ये खुद ही नहीं मानते, करे बेटी का शादी, डिस्क्रिमिनेशन बंद करे, ये हिंदू खुद ही नहीं मानते, तो जबरदस्ती हिंदू बने हुए हैं दलित। डॉक्टर उदित राज जी, अब मैं किसी और टिप्पणी पे नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सुधांशु त्रिवेदी जी, दलितों को आप हिंदू नहीं मानते, ये आरोप है इनका, दलितों को आप हिंदू नहीं मानते। देखिए, मैं पहले भी इस विषय में बात कर चुका हूँ, उदित राज जी पता नहीं क्यों बात को करते हैं। हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े महाकाव्य, रामायण, उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि कौन भाई? आज वाल्मीकि समाज किस कैटेगरी में आता है? दलित के हिसाब से जाइए भाई, आज क्या स्थिति है? मुझे पीछे कौन क्या था और नहीं था कोई, आज हमारी स्थिति दलितों की मैं आज यही तो स्थिति कह रहा हूँ, सुनिए। पीछे से पीछे मत करिए, पीछे कौन क्या था, किसकी जाति थी, कोई हिस्ट्री नहीं है। अब बोल रहे हैं आज हम कहाँ? एक तो उदित राज जी देखिए, बड़े ही तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आरक्षण चुप, बोलती बंद, जामिया मिलिया में दलितों का आरक्षण साफ, बोलती बंद। और आपने कहा कि कश्मीर में कुछ वो परिवार लाए गए थे नौकरी देने के लिए, बाहर वालों को नौकरी नहीं मिलती, नहीं नौकरी देते, मैं समझ में आता है कि भाई आपके पास डोमिसाइल बाहर का है, नौकरी देंगे, मगर आपको सिर्फ सफाई कर्मचारी देंगे, और उसमें जो शब्द लिखा है जो अब असंवैधानिक मान लिया जाता है बोलना, इसलिए मैं वो वर्ड नहीं बोल रहा हूं, आप वही बनेंगे, वही नौकरी करेंगे, और उसके बाद आपके दिल में दर्द नहीं हो रहा। अच्छा, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, भारत के राज्य को छोड़िए, सुनिए उदित जी, आपने अपने टर्म में बोलने तो बेहतर रहेगा। भारत का एक राज्य तो छोड़िए, जिले में और मोहल्ले में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां स्थिति, अरे जोगिंदर नाथ मंडल जी पहले पाकिस्तान के कानून मंत्री थे, उनका भाषण पढ़ लीजिए, दलितों के साथ क्या हुआ। आज के बांग्लादेश और तत्कालीन पूर्वी, उसी से दुखी होकर वो वापस आए। दलितों के साथ अत्याचार, मारना काटना, उनसे कहा गया तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो कन्वर्ट हो जाओ या काट दिए जाओ। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये जोगिंद्रनाथ मंडल जी के वर्ड हैं। और तब आपको, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जो लोग ये बात करते हैं वो दलितों को एक ऐसी खाई में डालते हो। मैं 100 बातों बात कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ये अर्ध सत्य क्यों बोलते हैं भाई? बोलिए ना, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं ग्रहण किया? बाकायदा उन्होंने विस्तार से लिखा है अपनी किताब मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में, क्यों नहीं बने? तो आज जो ये कहता है कि मुस्लिमों के साथ रहना है, डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा के ऊपर सबसे बड़ा घात वो करता है।
और जो ये कहते हैं बौद्ध धर्म की बात, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा अफगानिस्तान के बामियान में थी। तालिबान के आतंकवादियों ने जो कट्टर इस्लाम की बात करते थे, तोप से उड़ा दी, वहां तो एक बौद्ध भी नहीं रहता था, क्या परेशानी थी। मगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। अगर बाबा साहब के आराध्य देव की मूर्तियां तोप से उड़ाने वाले और बाबा साहब के वाक्यों में जो लिखा उसके विपरीत आचरण करने वाले लोग कह रहे हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा के साथ सबसे बड़ा छल वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक को ही कोट करता हूं। आइए वो ग्राफिक दिखाइए, और सुधांशु जी को और उदित राज जी को दोनों को फ्रेम में रखिए। मैं स्पेशल निकाल के लाया हूं जो उनकी पुस्तक 30s में आई थी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। उसमें मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में उनका क्या कहना था, कई सारी टिप्पणी की थी और कई कठोर टिप्पणी की थी। मैं चाहता हूं उस ग्राफिक को लाया जाए प्लीज। उदित राज जी पहले सुनिएगा, ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान बनने से हिंदुस्तान सांप्रदायिकता की समस्या से मुक्त नहीं हो पाएगा। सीमाओं का पुनर्निर्धारण करके पाकिस्तान को तो एक सजाती देश बनाया जा सकता है, परंतु हिंदुस्तान जो एक मिश्रित देश बना रहेगा। मुसलमान समूचे हिंदुस्तान में छितरे हुए हैं, चाहे किसी भी ढंग से सीमांकन की कोशिश की जाए, उसे सजाती देश नहीं बनाया जा सकता। हिंदुस्तान को सजाती देश बनाने की इकलौती तरीका यह है कि जनसंख्या की अदला बदली करी जाए, वरना अल्पसंख्यक राजनीति की समस्या पहले की तरह बनी रहेगी। दूसरी बात, मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में उन्होंने क्या कहा था, यह भी दिखाइए। दूसरा ग्राफिक है, इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है। ध्यान से सुनिएगा उदित राज जी, जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच जो भेद ये करता है वो बिल्कुल मूर्त और स्पष्ट है। इस्लाम का भातृभाव मानवता का भातृभाव नहीं है। मुसलमानों का मुसलमानों से ही भातृभाव मानवता का भातृत्व नहीं है। मुसलमानों का मुसलमानों से ही भातृत्व है, ये बंधुत्व है, परंतु इसका लाभ अपने ही निकाय के लोगों तक सीमित है, और जो इस निकाय से बाहर है उनके लिए इसमें सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। इस्लाम का दूसरा गुण यह है कि यह सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है और स्थानीय स्वशासन से मेल नहीं खाता, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में रहते हैं उसके प्रति नहीं होती, बल्कि वो धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका कि वो एक हिस्सा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शब्द डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के हैं उदित राज जी। और जब आप जय भीम और जय मीम की बात करते हैं तो सबसे बड़ा अनादर नहीं करते दलितों के सबसे बड़े व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर का, जिसने इस देश को संविधान दिया। जवाब दीजिए उदित राज जी। ये बाबा साहब अंबेडकर की लाइन है, उनकी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान से कोट कर रहा हूं मैं। दीपक जी, बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, मैं जानता हूँ इसको। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जामिया में आरक्षण नहीं है, इसका मैं संसद में उठा चुका हूँ। ये गलत है, इसके पक्ष में ना ना ना, ना सर जय भीम की बात करिए। क्यों बात होती है जय भीम की? जब अंबेडकर साहब इतने धुर विरोधी थे इस्लाम के, तो ये क्यों नया गठजोड़ हो रहा है? आ रहा हूँ उस पर मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए, आ रहा हूँ। इसलिए जय भीम कराने के लिए मजबूर कौन करता है? इस देश का जो दबंग समाज है, सवर्ण समाज है, सबसे ज्यादा अत्याचार आज 2014 से सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ी? दलितों के ऊपर पड़ी। आज शोषण कौन करता है? आज जो दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता कोई मुसलमान। मैं मुसलमान, पिछले बार जब चर्चा हुई थी तो मैं स्वीकार था कि मुस्लिम में कट्टरतावाद है, एक बात। दूसरी बात है, मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ कि जो ये सवाल मुस्लिम से संबंधित पूछ रहे हैं। अनावश्यक रूप से हमें पूछ रहे हैं मुस्लिम से संबंधित किसी तुम्हारा धर्म ऐसा है, क्यों है, कहे है, वो जवाब दे। लेकिन जहां तक कट्टरता की बात पहले स्वीकार कर चुका हूँ, तो ये सवाल दोबारा उभर के आया क्यों? बार बार सबको क्यों पूछ रहे? मैं कोई मुस्लिम हूँ, मुसलमान धर्म के बारे में, क्योंकि हमारी शिकायत है कि हमारी ओरिजिन हम हजारों वर्ष रहे, हमारी तकलीफ जिससे हो कि हम उसी से शिकायत करेंगे। हम क्रिश्चियन तो थे नहीं, मुस्लिम तो थे नहीं, मैं उनसे हम शिकायत करेंगे, तो इसलिए हमसे बहुत संबंधित नहीं है। फिर भी हम जवाब दे रहे हैं कि जिस दिन इस देश में सभी हिंदू हो जाएंगे, बेटी का संबंध रोटी का संबंध हो जाएगा, उस दिन यह देश बदल जाएगा। ये तो सुधांशु त्रिवेदी जी के ऊपर निर्भर करता है भाई। सर, इस देश में दलितों के साथ हिंदुओं का रोटी और बेटी का संबंध है। एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। मैंने अपने ऐसे गाँव में कई उदाहरण देखे हैं। ये जय भीम और जय मीम को अगर खत्म करना है
तो आरएसएस बीजेपी खत्म करे ना। जिस दिन मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा था और हमारा प्रेस स्टेटमेंट है, निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए बीजेपी उस समय तैयार एग्री थी और प्रेस स्टेटमेंट का आज है। और आरक्षण देने के बाद ये आरक्षण समाप्त कर दिया इन्होंने, तो हमारे संसाधनों। सर आपको तो आरक्षण लेना ही नहीं चाहिए, आप हिंदू दलित थोड़ी रहे, आप तो बौद्ध हो गए हैं, आपको तो आरक्षण लेना ही नहीं चाहिए, आप तो बौद्ध हो गए हैं, आपने खुद ही कहा था। से वंचित करना, हुकूमत से वंचित करना, मीडिया से वंचित करना, संसाधनों से वंचित करने का काम मुसलमान तो इस समय नहीं कर रहा है ना, इस देश का श्रवण कर रहा है ना दलितों के साथ। तो हमारी शिकायत सर कितने साल ये राग बजाएंगे आप, कितने साल ये राग बनाएंगे? ये आज और दुख बढ़ रहा, बढ़ाते रहे, आगे और करेंगे। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपसे ये सवाल भी पूछूंगा कि चिराग पासवान को क्या आरक्षण लेना चाहिए? चिराग पासवान को क्या आरक्षण लेना चाहिए? मैं सीधे सुधांशु जी के पास जाऊंगा। सुधांशु जी, ये तो देखिए अंबेडकर की बात को तो उड़ा गए, कहा कि उनके धर्म का मामला है वो निपटे, लेकिन सवाल है अगर ये डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर हैं तो उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या लिखा, इसको स्वीकारते क्यों नहीं है? अरे मैं कहाँ भाई, अब बार बार उस पर क्यों जा रहे हो? अरे वो उनके लिए उनकी कमजोर न समझो मत चाहिए। अब एक यथार्थ बात करते हैं। उदित राज जी ने कहा कि दलितों का आरक्षण कौन छीन रहा है, सवर्ण छीन रहे हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं उदित राज जी से कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़ देते हैं उनकी तो जाति नहीं रहती। आप कहिए ये जो दलित मुस्लिम है, ये तो मुस्लिम होकर दलितों का आरक्षण ले रहे हैं। ये दलित ओबीसी जो मुस्लिम ओबीसी हैं, जो ओबीसी मुस्लिम होकर ओबीसी का आरक्षण ले रहे हैं, तो ये तो आपका हिस्सा काट रहे हैं ना। तो कहिए कि उनको बाहर होना चाहिए। किसके हिस्से में से ले जा रहे हैं? वो सवर्णों के हिस्से में से नहीं ले जा रहे हैं, वो दलित के हिस्से में से ले जा रहे हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कही, 3% रिजर्वेशन हमारा, इन्होंने कहा घोड़ी पर बैठने देना। अरे अब कहाँ के जमाने की बात, आज मैं विनम्रता से पूछता हूँ, ये बताइए पूरे भारत में आज की डेट में पिछड़े और दलित सांसद ज्यादा है या सवर्ण? पिछड़े और दलित अधिकारी ज्यादा है या सवर्ण? पिछड़े और दलित ग्राम पंचायत अध्यक्ष ज्यादा है या सवर्ण? बोलिए। पता नहीं किस जमाने के हैंगओवर में 70 साल पहले। और अगर उदित राज जी जाना है ना तो हैंगओवर में जाइए, ब्रिटिश काल से जस्ट पहले। मैं पहले भी बोल चुका हूं, 1823 का बाकायदा रिकॉर्ड अवेलेबल है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में। देश की साक्षरता दर 98-97%। तो सभी पढ़े लिखे थे, उसमें सारे दलित इंक्लूड हो गए। ये टोटल फॉल्स है कि पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये कोई वो नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डाटा अवेलेबल है उस जमाने के। और बाद में मैकाले के बाद ये इस प्रकार की कहानियों। वरना मैं पूछना चाहता हूं, क्या दलितों में महाराजा सुहेलदेव नहीं हुए, महाराजा बिजली पासी नहीं हुई, महारानी उदा देवी नहीं हुई? क्या दादू जैसे संत, रैदास जी जैसे संत, नामदेव जैसे संत, संत थिरुवल्लुवरों की परंपरा, ये हिंदू समाज के पूज्य संत हुए कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। और वहां से मैंने बोल दिया, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास से लेके वहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअस चला रहा है सारी प्रॉब्लम पिछले 200 सालों में। और इसके बावजूद आप लोग जिस ढंग से चीजों को रखने का प्रयास करते हैं, मैं मानता हूं कि मैं दलितों से कहना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए, जोगेंद्र नाथ मंडल जी को पढ़िए, और पाकिस्तान में दलितों के साथ क्या हुआ पढ़िए, कश्मीर में। अरे बेचारे रह ही नहीं पाए, खत्म, फिनिश। और उसके बाद आप सोचिए कि चंद्रशेखर जैसे नेता या अन्य नेता जो कर रहे हैं, वो किसी के द्वारा मिलकर हित साधन अपना जरूर कर रहे होंगे, मगर आपका कितना हित साधन कर रहे हो? उन्होंने कहा घोड़ी की बात। अरे मैं कहना चाहता हूं, किसी अनाथ दलित, आज तो बहुत से ऐसे ना जो सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, किसी बड़े उच्च अधिकारी से कहिए अपनी गाड़ी में बैठा ले अपने स्वजातीय बंधु। घोड़ी की तो बात छोड़ दीजिए, अपने स्वजातीय बंदी को अपनी गाड़ी में बगल में बैठा ले, जो बेचारा वहां पे सड़क के किनारे फुटपाथ पे काम कर रहा है। पहले उसके साथ बेटी छोड़िए, रोटी का संबंध स्थापित करे, बुलाए अपने ड्राइंग रूम में। कितने हैं जो बैठा के खाना खिलाते उसी कुर्सी पे, जिस सोफे पे वो बैठते हैं? बताइए कितने लोग अपने बेटे बेटी की शादी करते हैं अपने स्वजातीय के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं उदित राज जी, तब जातियां सामाजिक थी, आज जातियां आर्थिक है। हमारी जाति में भी नहीं करते, अमीर और गरीब का भेद देखते हैं, जाति नहीं देखते। दूसरी जाति में शादी करने को तैयार है, लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़की डॉक्टर इंजीनियर होनी चाहिए, तैयार है, आईएएस पीसीएस तैयार है। इसलिए मायने बदल गए हैं। शोषण तब भी था, शोषण अब भी है।
आज मैंने कहा कोई दलित जो है, मैं एग्जाम्पल देखूं, ऐसे 100 एग्जाम्पल बता दीजिए। आज 20-30 करोड़ के दलित समाज में, 25-30 करोड़ के दलित समाज में 25-30-100 एग्जाम्पल बता दीजिए कि अमुक अधिकारी ने, उच्च अधिकारी था, अपनी ही जाति के एक चपरासी से या किसी झुग्गी झोपड़ी वाले व्यक्ति से अपने बेटे बेटी की शादी कर। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 25 करोड़ों में 2500 बता दी। बताइए उदित राज जी, बड़ा सीधा सवाल है। और मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है आपसे, जैसे लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी एक आह्वान पर, जो संपन्न दलित हो चुका है, जिसने 4-4 पीढ़ियों में आरक्षण का लाभ ले लिया है, वो अपना आरक्षण क्यों नहीं छोड़ देता? चिराग पासवान को क्या आरक्षण की जरूरत है? देखिए दीपक जी, आज आप बहुत अच्छा बहस कराए और हमारे दूसरे साथी हैं वो भी बहुत मतलब है कि सलीके के हैं, और आपने पूरा अम्बेडकर कोटेशन पढ़ा सुना, उन्होंने इतना देर तक मैंने सुना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपवाद समाज की सच्चाई नहीं होती। सोहेल देव एक हो गए, बिजली पाती है। तो जब आप लिंचिंग की बात करते हैं वो भी अपवाद है इस देश में सर। या फिर उनको बोलने में तो आप डिस्टर्ब नहीं किए सर। आपको भी मैंने 3-3 मिनट लगातार टाइम दिया है। आप बोलते हो, बोले तो डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं आप। मुझे सर मैंने आपको 3-3 मिनट लगातार टाइम दिया है। 10 मिनट ज्यादा हो चुकी है डिबेट। और तमाम सारे सवाल पूछे तो मैं जवाब न दूं, और जवाब देने बिल्कुल आपने एक बात कही तो मैंने उसका एग्जाम्पल दिया आपको। नहीं, आप सुन लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने उसी किताब में क्या कहा था, पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1940 में चेताया था कि अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहे, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समता और बंधुता के लिए खतरा है। उस आधार पर वह लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। अंबेडकर के लिए हिंदू राष्ट्र का सीधा अर्थ द्विज वर्चस्व की स्थापना अर्थात ब्राह्मणवाद की स्थापना है। ये हिंदू राष्ट्र मुसलमानों और हिंदुओं के वर्चस्व तक सीमित नहीं करते हैं, जैसा कि भारत में प्रगतिशील वामपंथी या उदारवादी लोग कहते हैं। उनके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब दलित, ओबीसी, महिलाओं पर द्विजों का वर्चस्व की स्थापना। अब इसका जवाब दीजिए त्रिवेदी जी। एक बात, एक दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपने नहीं बनाया था, 10-15 साल से बना हुआ। क्यों असत्य बातें कहते हो कि जम्मू एंड कश्मीर में पहले आरक्षण नहीं था और दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं दलित हूँ, मैं जानता नहीं। क्यों आप यहाँ पर आकर के असत्य बातें कहते हो भाई? और एक अपवाद कोई हो जाता, पिछले बार भी यही बात हुई थी कि कोई जगजीवन राम से बड़ा कोई हुआ, उन्होंने संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया, उसको दूध से धोया गया, वो तो बड़े अमीर थे। अभी रामनाथ कोविंद जी के साथ में वहां पर पुरी के टेम्पल में क्या हुआ है ये सब जानते हैं। अपवाद दूसरी बात है कि 2-4 लोग हुए हैं। सारा धन तो इस देश में आपका है, सारा मीडिया आपका है, सारा इंडस्ट्री आपका है, सारे ठेकेदार आपका है, सारा फिल्म इंडस्ट्री है, सारा उद्योग आपके पास है, सारी जुडिशरी आपके पास, सारा पावर आप है। हम लोग हैं कहाँ भाई? 1-2-4 दिखाई पड़ते थे, दलित अमीर हो गए, दलित अमीर हो गए। अरे भाई यही तो तकलीफ है कि वंचित तो आपने किया है हमें। आज वर्तमान में बता दीजिए कि हमारी कोई आवाज जाती है, हम लेख भेजते हैं, कोई अखबार नहीं छूता हम लोगों को। आज भी ऐसा लगता है क्या इस देश के हिस्सा ये मानते हैं? ये क्या हमें हिंदू मानते हैं? ये समस्या है हमारी। समस्या जिससे है मैं उसी के बारे में कहूंगा। आज तो हमारी समस्या मुसलमानों से नहीं है, जब जस्ती मुसलमानों से आप लेकिन हिंदुओं से है। अब हिंदुओं से है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा अपवाद। जब आपको दलितों के एग्जाम्पल अपवाद लग रहे हैं तो आपको 130 करोड़ के देश में 5-7 अगर लिंचिंग की घटनाएं हैं तो वो अपवाद नहीं है, उसको आप परंपरा क्यों मान रहे हैं उदित राज जी? इसने किया परसों ही क्या हुआ, दलित की हत्या क्या हुआ? मोदी जी की सरकार ने सारे दलितों का साफ कर दिया कि किसी मुसलमान शासक ने किया है। ठीक है सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मुझे अगली डिबेट की तरफ चलना है।
ये अपवाद की बात आज कहते हमें हैं। निपटाने का काम किसने किया? बीजेपी ने किया, आरएसएस ने किया है। ये अपवाद की बात कहते हैं ना उदित राज जी। अपवाद है। ये बताइए इस देश में जिसे विशुद्ध दलित सरकार कहते हैं वो कब बनी? 1997-95 में मायावती किसके समर्थन से? भाजपा के। 97 भाजपा के, और स्पष्ट बहुमत की अकेले दम पर अपनी बसपा की सरकार 2007 में बनी ना, वो सबसे मजबूत सबसे बड़ी दलितों सरकार थी। अब सुनिए ना, वो कैसे बनी? दलित ब्राह्मण लाइन, दलित ब्राह्मण लाइन, दलित ब्राह्मण लाइन अंडर द लीडरशिप ऑफ दलित। अब इसके बाद भी आपको कोई समाधान चाहिए? अलग हो जाए। मतलब दलितों के नेतृत्व में ब्राह्मण खड़े थे, फिर भी आपको जाति व्यवस्था में लग रहा है कि ऐसा नहीं। वही तो मैं किस जमाने में जी रहे हैं आप भाई? अरे हर किस जमाने में जी रहे हैं? लोगों के साथ और मायावती पर कातिलाना हमला किसने किया? मुलायम सिंह के लोगों ने। एक पत्रकार दिखाओ, उसमें कौन होते? उसमें कोई सवर्ण थे क्या? दलित पत्रकार दिखाओ, टेलीविजन चैनल। ठीक है, मैं इस बहस को यही रोकता हूं। उदित राज जी और सुधांशु जी, मेरा यह प्रॉमिस है कि इस बहस को मैं जरूर आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं सीधे चलता हूं, कौशलेंद्र सिंह, हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, उसके बाद एक बड़ा पैनल जुड़ेगा हमारे साथ इस पर बात करने के लिए। कौशलेंद्र, क्या कहेंगे आप जो बेंगलुरु पर हो रहा है, जो असम में आज हुआ, देवी देवताओं के अपमान वाली पेंटिंग फिर से लगा दी गई, और फिर उसके बाद आमिर खान टर्की में जाकर वहां के एक ऐसे शासक की पत्नी से मिल रहे हैं जो लगातार भारत विरोधी बातें करता है। क्या सेक्युलर गैंग जानबूझकर देश विरोधी होता है विचारधारा के चलते? दीपक जी, मेरा इस संदर्भ में ये कहना है कि जिस तरीके से इंडियन डेमोक्रेटिक स्टेट है और ये सॉफ्ट स्टेट के रूप में जाना जाता है, अब जिस तरीके से इस देश ने अनुच्छेद 370 की समस्या को एड्रेस किया है, या राम जन्मभूमि का मामला एड्रेस हुआ है, इसी तरीके से सेकुलरिज्म को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। और इस देश में आवश्यकता इस बात की है कि सुधांशु जी आपके साथ पैनल में हैं, वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनके माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि इस देश में आज जरूरत है, अगर इस देश को बचाना है तो सिटीजन रिलीजियस बिहेवियर एक्ट जरूरी है। हर सिटीजन के लिए रिलीजन के संदर्भ में कैसा वो व्यवहार करेगा ये बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से कटमुल्ले पैदा हो रहे हैं इस देश में, और एक जब भी दंगा होता है धर्म के नाम पर तो डाउन ट्रोडन उसकी हत्या होती है, वो मरता है। बंगलोर में भी जो डाउन ट्रोडन है 3 लोग वही मरे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम हो जो कि राष्ट्र के विकास के लिए हो। और अब इंडिविजुअल धार्मिक शिक्षाओं का समय खत्म हुआ इस देश में। अगर इन समस्याओं को ये देश एड्रेस नहीं करेगा, मैं अगली बहस खोलता हूं, और बहस मेरी इसी से जुड़ी हुई है कि देश में जो कुछ हो रहा है उसी को लेकर बात करेंगे। दलित की भी बात होगी, बेंगलोर की भी बात होगी, असम की भी बात होगी, और कई सारे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। RSN सिंह साहब है, जाने माने इंटरनेशनल और नेशनल सिक्योरिटी मामलों के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जुड़ेंगे, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, और दलितों की देश की एक बहुत बड़ी आवाज है। आलोक शर्मा जी मेरे साथ हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। अवनिजेश अवस्थी जी हैं जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, RSS के चिंतक है। सुमैया राणा जी हैं जो कि एक प्रोफेसर है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और साथ ही साथ मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी की बेटी हैं। और मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। सबसे पहले आलोक शर्मा जी, PFI और SDPI पर इतनी मेहरबानी क्यों? बेंगलुरु हिंसा में तो साफ साफ तस्वीरों में दिखाई दे रही ना कि SDPI के नेता कांग्रेस के एक पार्षद के पति मुख्य आरोपी बनकर गिरफ्तार हुए हैं। तो अगर FIR हो रही है तो SDPI और PFI का नाम क्यों नहीं ले रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं समझता हूँ दीपक जी कि जिस भी व्यक्ति का, जिस भी जाति का, जिस भी धर्म का कोई भी व्यक्ति है, अगर उसने दंगा किया है तो स्वाभाविक है कि उसका नाम FIR में भी होना चाहिए और सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि 4 बजे अगर एक विवादित ट्वीट होता है और 10 बजे तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। वो व्यक्ति जो ट्वीट करता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हम यहाँ पर बैठकर जितना मर्जी हिंदू मुसलमान कर लें टीवी पर, लेकिन ये प्रशासनिक फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, और ये बीजेपी ने जानबूझकर करवाया। बीजेपी ने जानबूझकर करवाया है कि इसमें पूरी आग और घी और सब चीजें बीजेपी ने डाली। हमारे तो विधायक का
घर भी जला दिया, सब कुछ हो गया। हम जानना चाहते हैं, देखिए सोनकर शास्त्री साहब हंस रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है कि अच्छा है दलित और मुस्लिम आपस में भिड़ेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन राजनीतिक तौर पर इनको बहुत अच्छा लगता है। और ये पूरी तरह से पिछले 4-5 वर्षों में अगर देखें दीपक जी, तो पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही रहा। उत्तर प्रदेश में पहले दंगे करवाए जाते हैं, दंगे होते हैं, फिर एक समुदाय के प्रति पूरी तरह से प्रशासन एक तरफ का रवैया लेता है। दिल्ली में भी आपने वही देखा, एक तरफा चार्जशीट हुई है। जिस तरह से मैं चार्जशीट के ऊपर कह सकता हूँ, टिप्पणी कर सकता हूँ, लेकिन न्यायालय उसके ऊपर फैसला लेगी। प्रिजुडिस मैटर है, पूरी तरह से सब जुडिस मैटर है। मुझे लगता है बेंगलुरु में भी इस तरह की गतिविधि को लिया। ठीक है, सीधे शास्त्री जी एक छोटा सा जवाब। आलोक भाई 2 मिनट से ऊपर बोल गए। विजय सोनकर शास्त्री, क्या जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ये करवा रही है? कांग्रेस का आरोप है। रहेंगे अब इनको चुप कराइए, नहीं हम लोग कुछ बोल देते हैं तो इन लोग बड़ी समस्या में हो जाते हैं, ये लोग परेशान हो जाते हैं। बोलिए आप। देखिए वहाँ पर हुआ जो भी वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन सच्चाई उसके पीछे बस इतना नहीं है कि एक किसी ने वहाँ पर एक मैसेज पोस्ट कर दिया और उसके बाद दंगा हो गया। और नवीन को तो सारे लोग जानते हैं। मैं मानता हूँ नवीन भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी उसको नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये कहते हैं कि वो बीजेपी का है तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि वो तो विधायक का भांजा है। जो विधायक के घर को जलाया गया, जो कांग्रेस का विधायक है, उसका सगा भांजा है। लेकिन फिर भी ये कहते हैं भाजपा का, मैं मान लेता हूँ। लेकिन उसने जो मैसेज पोस्ट किया था उसके पीछे भी कुछ था। वो ऐसा नहीं कि एक रात उसके मन में आया और उसने कर दिया, वो एक रिएक्शन उसने दिया था। उसके पहले वहाँ पर माता लक्ष्मी का कितना आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था। शायद ये आज देखिए तुष्टीकरण यही है कि नवीन को तो सब कोई जानता है, लेकिन माता लक्ष्मी का जो आपत्तिजनक पोस्ट था उसको कोई नहीं जानता है, कोई उसका नाम तक नहीं जानता है। आलोक जी भी नहीं जानते होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता, क्योंकि इस देश में एक परंपरा चली है, तुष्टीकरण की परंपरा। आप देखिए कांग्रेस का विधायक, और वो विधायक है, क्या किसी व्यक्ति को नहीं जानता होगा? उसके सामने जो खड़ा पासा है, क्या पासा को भी नहीं जानता होगा? लेकिन उसके एफआईआर को देखें तो एफआईआर में कहीं मेंशन कुछ भी नहीं है। अननोन व्यक्तियों ने उसके घर को जला करके राख कर दिया। अरे क्या है? राहुल गांधी को कहना चाहिए तू कैसा विधायक है जो तू अपने यहाँ के लोगों को नहीं पहचानता है, तो तुमको तो विधायक रहने की। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा।